नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नेताजी या मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता, उनका आज सवेरे निधन हो गया। एक पत्रकार के नाते मैंने उनको कई वर्षों से बहुत करीब से देखने का मुझे अवसर मिला है और कई विषयों को लेकर मेरी उनसे असहमति थी। चाहे वो कार सेवकों पर जिस तरीके से गोली मारा गया या जिस अभद्रता के साथ बसपा नेता मायावती जी के साथ जो अभद्रता की गई, या फिर बलात्कारियों को लेकर उन्होंने जो वक्तव्य दिया कि ये तो लड़के हैं, लड़कों से गलती होती है। इस तरह के कई विषयों को लेकर उनसे असहमति भी रही है, लेकिन एक पत्रकार के नाते वो बड़े गर्मजोशी से पत्रकारों से मिलते थे और अगर आप खबर निकालना जानते हैं तो उनसे बढ़िया कोई सोर्स नहीं था। मुझे याद है एक वाकया में हमारे जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं उनके फायदे के लिए कुछ सीख के नाते उनके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब वे देश के रक्षा मंत्री थे, 1996 के करीब के। और उस दिन मुझे याद है कि संसद में बजट पेश किया गया और उसी दिन शाम को गोवा में मझगांव जो शिपयार्ड है वहाँ एक फ्रिगेट अगले दिन लॉन्च करना था और मुझे भी बताया गया, जबकि मैं राजनीतिक संवाददाता रहा हूँ और मुलायम सिंह जी उस वक्त रक्षा मंत्री थे, तो दिल्ली से मीडिया की एक टीम उनके साथ गोवा जा रहे थे। तो मुझे मेरे ब्यूरो प्रमुख ने कहा कि आपको इसमें जाना है और मेरे साथ ज्यादातर जितने लोग थे वो सब डिफेंस करस्पॉन्डेंट्स या रक्षा देखने वाले संवाददाता थे, रक्षा का विभाग देखने वाला, रक्षा का बीट देखने वाला। और हम लोग, मुझे अभी भी याद है, हम पालम के जो एयरफोर्स बेस है वहाँ हम लोग गए, जहाँ वीआईपी जो बेस है, वीआईपी हवाई जहाज। तो ये एक स्पेशल एयरक्राफ्ट था इंडियन एयरफोर्स का और हम लोग सब बैठे, टाइम पर हम लोग पहुंच गए थे और हम गोवा के लिए रवाना हुए। शायद फ्लाइट टेक ऑफ होके थोड़ी देर बाद पता चला कि दो प्रमुख हिंदी दैनिकों के दो संवाददाता रह गए। तो मुझे अभी भी याद है, गोवा पहुंचने के बाद नेताजी ने उस हवाई जहाज को वापस भेजा, ये कहकर कि आप इन दोनों को लेके आइए। तो एक हवाई जहाज गोवा से वापस आती है सिर्फ दो लोगों को लेके आने के लिए। खैर, दूसरा जो पहलू जो उसमें बड़ा महत्वपूर्ण हुआ वो ये था कि उन दिनों उनके साथ ओएसडी साहब कमल दीक्षित जी थे शायद, और शायद कमल ही थे, दीक्षित जी थे। मुझे अभी भी याद है कि वो एक अलग अंदर एक कैबिन में बैठे हुए थे, छोटे से कैबिन में, और पत्रकार बारी बारी से उनके पास जा रहे थे, क्योंकि उसी दिन बजट आया था जिसमें रक्षा के लिए भी जो है रक्षा मंत्रालय का आवंटन भी हुआ था, तो उसको लेकर सभी टिप्पणी फाइल करना चाहते थे। तो जो जाते उनको वो यही बताते कि हाँ 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 हाँ, वो अभी हमारे सेक्रेटरी साहब आपको बता देंगे।
भले वो रक्षा मंत्री थे, लेकिन बहुत बारीकियों में वो पढ़ते नहीं थे। तो वो जल्दी जल्दी ही हर पत्रकार को निपटा रहे थे कि हाँ हाँ वो विषय हम देख रहे हैं, वो कोई पनडुब्बी का विषय उन दिनों चल रहा था, और विषय देख रहे हैं, हाँ हाँ हम देख रहे हैं उस विषय को, ये उन्होंने कहा। और 2 मिनट के अंदर ही सारे पत्रकार एक एक करके लौट आ रहे थे। तो मैंने दीक्षित जी से कहा कि भाई मुझे जो है, मुझे भी उनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा सबको तो मना ही कर रहे हैं, कुछ बोल तो नहीं रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो मिलना है। तो मुझे याद है उनके वो छोटे से चेम्बर में, कैबिन में मैं अंदर घुसा, तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि नहीं, पीटीआई के लिए, उन दिनों में पीटीआई में था, पीटीआई के लिए कुछ अलग से नहीं है, जो बता दिया सेक्रेटरी वगैरह, वो ये डील चल रहे हैं सबमरीन के, वो वैसे ही होगा। तो मैं कमरे में घुसा ही था, तो मैंने कहा नेताजी मुझे इसके विषय में नहीं बात करना है। कहते कि फिर क्या बात करनी है? मैंने कहा कि मुझे यूपी के बारे में बात करनी है। उनका चेहरा खिल उठा, आंखों में चमक आ गई, और उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि अरे आओ यार बैठो साहब, रक्षा वही पूछ रहे थे, कोई तो मिला जो राजनीति, क्योंकि मैं मूलतः राजनीतिक संवाददाता था और मुझे उस दिन के लिए रक्षा बीट के लिए भेजा गया था, और बाकी सभी रक्षा बीट वाले रिपोर्टर थे, उनको रक्षा से संबंधित समाचार चाहिए था। तो मैं बैठा, और उस उड़ान में जब तक हम दाबोलिम हवाई अड्डे पर नहीं पहुंचे, उन दिनों दाबोलिम में वो दिया जला के, रात को वो कैंडल पता नहीं क्या जला के, मतलब नाइट लैंडिंग का वहाँ फैसिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने वो व्यवस्था करके वो हवाई जहाज को वहाँ उतारा था। और मुझे याद है दाबोलिम तक हम लोग बात करते रहे, और उन्होंने बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी मुझे दी। और मैं जब बाहर निकला तो मुझे सभी डिफेंस करेस्पॉन्डेंट्स ने घेर लिया और कहा कि भाई तुम इतने देर बैठे रहे, लगभग 1-1.25 घंटा, तुम मतलब क्या 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 खबर लेके आए? मैंने कहा कुछ नहीं, आपके काम की चीज़ है ही नहीं, मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था। कहते नहीं नहीं, जरूर तुम्हारे पास कुछ होगा। मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव स्टोरी था, मैं ब्रेक करना चाहता था। तो उन दिनों जो राजनीतिक माहौल उत्तर प्रदेश में बन रहा था, उसको लेकर जो है उन्होंने एक टिप्पणी नहीं, पूरा साक्षात्कार दिया था। और अगले दिन सुबह मैंने उसको फाइल किया, और मुझे अभी भी याद है कि सभी समाचार पत्रों ने उसको पिकअप किया। मेरा बायलाइन भी इकोनॉमिक टाइम्स में छप गया था, और बाकी पत्रकारों ने अगले दिन मुझे पकड़ लिया और कहा कि भाई आप बता देते हमें भी यार, ये वाला विषय जो है। खैर, इससे जो सीख पत्रकारिता के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये है कि आप सामने वाले जो भी व्यक्ति है, अगर आप उनके रुचि के विषय पर अगर आप सवाल पूछते हैं तो रिस्पॉन्स आपको बेहतर मिलता है। तो कई बार हम सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो हम लिखना चाहते हैं या हमने मन बना लिया है, लेकिन उससे हटकर जब भी हम किसी सेलिब्रिटी, नेता या किसी से भी मिले, हम ऐसे विषयों में जिनकी उनकी रुचि, कई विषयों पर राजनीतिक कारणों से वो चुप्पी बरतते हैं, बोलते नहीं। तो हमको इस विषय पर किस तरीके से खबर निकालना है, ये एक कला है, इसको समझने की आवश्यकता है। खैर, दूसरा जो पहलू मैंने उस दिन देखा वो ये, जैसे मैंने कहा कि उन पत्रकारों को लेने के लिए हवाई जहाज वापस गई, इसी प्रकार हम लोग वापस लौट रहे थे दिल्ली। तो उनके सेक्रेटरी ने उनको बताया कि लखनऊ में एक शादी है किसी के यहाँ। तो दिल्ली के लिए हम लोग जा रहे थे, तो फ्लाइट को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने पायलट से कहा कि पायलट साहब से बोलो कि हमको लखनऊ जाना है और हमको वो शादी आज शाम अटेंड करना है। और फ्लाइट लखनऊ में अमौसी में उतरी, और मुझे अभी भी याद है हम लोगों के लिए अमौसी में पत्रकारों के लिए सारी व्यवस्था की गई थी। मैंने जैसे कहा, पत्रकारों के प्रति उनका बड़ा एक ये रहा है। तो उन्होंने वहाँ सैंडविच और वो सब एयरफोर्स बेस में ही उन्होंने व्यवस्था किया था।
और फिर उन्होंने कहा कि बस मैं जाके आया। तो वो निकल गए हम सबसे नमस्कार कह के, लेकिन लखनऊ पहुंचे हैं और नेताजी 1-2 घंटे के लिए रहे, ये तो संभव नहीं है। तो वो शादी के लिए निकल गए और शायद वहाँ उनकी बहुत देरी हो रही थी और हम सबको दिल्ली वापस आके रिपोर्टिंग करना था। तो मुझे याद है कि उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया, हम लोग 1-1.5 घंटे हम लोग अमौसी में रहे। उसके बाद उन्होंने ये आदेश दे दिया कि भाई ये इनको छोड़ के वापस आओ। तो फिर हम लोगों को जो है अमौसी से हमको पालम में वापस दिल्ली में हम लोगों को उतार दिया गया। फिर वो हवाई जहाज वापस गए। तो कई बार आप राजनीतिक जीवन में कुछ लोगों को हम देखते हैं कि अब मुझे मालूम नहीं कि ये किस श्रेणी में आता है, क्योंकि ये अवसर भी नहीं है, लेकिन लग रहा था कि जैसे हम कोई टैक्सी को दौड़ा रहे हैं, ऐसे इंडियन एयरफोर्स का वीआईपी जेट चल रहा था कि कभी वापस भेज रहे हैं 2 पत्रकारों को उठाने के लिए, कभी इधर डाइवर्ट कर लिया, चलिए इनको छोड़ आइए और उनको वापस लेके आइए। ये एक सिलसिला ध्यान में आया। इसी प्रकार जो तीसरा जो सीख इस प्रकरण में मुझे जो याद आता है वो ये है कि वहाँ से हम निकले और वहाँ से एयरफोर्स की गाड़ियाँ जो है वो हमें अपने अपने कार्यालय छोड़ने के लिए, डिफेंस मिनिस्ट्री की गाड़ियाँ वो लगी हुई थी। तो मैं पीटीआई में था, मुझे पीटीआई, कुछ को आईएनएस में, इस तरह 2-3, कुछ को आईटीओ में, ऐसे 3 पॉइंट मेनली बनता था। तो आईएनएस और आईटीओ, तो ये ड्रॉप, व्हीकल ड्रॉप के लिए, तो वहाँ से उतर के वापस गए और अपनी स्टोरी फाइल की और वापस घर जाना था। उन दिनों दिल्ली के लक्ष्मी नगर जमुना पार में मैं रहता था और मुझे याद है वहाँ से निकल के मैं पीछे आईएनएस के सामने बस स्टैंड है उसमें खड़ा हुआ और एक भरा सा 320 नंबर गाड़ी वो वहाँ से निकल रहा था, हाथ दिखा के। उन दिनों तो इतनी भीड़ होती थी उस समय, तो लगभग फुटबोर्ड में हम लोग लटक के घर पहुँचे। तो जीवन के, एक पत्रकार के जीवन में उस वक़्त भी मैं सोच रहा था कि 2 दिन से मैं एयरफोर्स के स्पेशल जेट से घूम रहा था देश के रक्षा मंत्री के साथ, और शाम को हम लोग डीटीसी के एक बस के फुटबोर्ड में लटके हुए हम लोग जा रहे थे। ये जो एडवेंचर आप कहिए इसको, या ये जो रोमांस था लाइफ का, कि एक तरफ आप वीवीआईपी जेट में आप घूम रहे हैं दिन भर और शाम को आप अपने वापस घर में जो है वही, ये एक पत्रकारिता में जो ज़मीन से जुड़कर जो काम करते हैं वो भी एक अलग अनुभव था। तो बहुत यादें उस यात्रा से। वैसे बहुत यात्राएं मैंने उनके साथ और भी किया है। एनडीए खड़ाकू असला में हम लोग गए थे, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, ऐसे भी मैं उनके साथ गया था। लेकिन इसमें क्योंकि इस तरह के 2-3 प्रकरण थे तो ये मुझे बहुत याद आया। उनके ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे और उनके सभी परिजनों को ये, और उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को ये दुख सहन करने का शक्ति दे, ये ईश्वर से प्रार्थना है।